फरूक अब्दुल्ला जी। नेक्स्ट श्री दिलीप घोष जी। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 3 दिन से बजट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छे सुझाव आया है, समर्थन विरोध भी हुआ है, लेकिन इस अमृत काल में माननीय अर्थमंत्री जी ने जो अमृत हम लोगों को दिया है, उसके लिए मैं उनको और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और पहले बजट आता था, हम लोग बचपन से देखते थे, दूसरे दिन पेपर में हम लोग पढ़ते थे बजट क्या है, सिगरेट में कितना कर कम हो गया है, कॉस्मेटिक्स में कितना कर बढ़ा है, गैस कितनी कम हुई है, गाड़ियों में कितनी कम हुई है, और एक ऊपर नीचे एरो दे के दिखाया जाता था कि कितना कम सम हुआ है। और दूसरे दिन फिर रेल बजट आता था, उसमें एक मुख्य बात होता था, लोग तुरंत पेपर देखते थे कि किस प्रदेश को कितना नई ट्रेन मिली है, नया ट्रेन का ही राजनीति होता था, यही पर बजट सीमित होता था। लेकिन इस बार का जो बजट हुआ है, इसमें तो कोई चमक तो नहीं है ऐसा कि देखने में लगेगा बहुत बड़ा कोई धमाका हो गया है, लोग देख रहे थे कोई बहुत बड़ा घोषणा होगा। लेकिन पिछले 2 साल में जो अतिमारी विश्व को ग्रास किया था, उससे देश को, समाज को निकालने के लिए जिस प्रकार तैयारी होनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका प्रयास किया है। और अर्थनीति को पटरी में लाना, दुनिया के सामने चुनौती को स्वीकार करते हुए कंपटीशन में आगे बढ़ना और लोगों को फिर एक बार काम में लगाना और गति लाना, इसको देखते हुए बजट का प्रस्तुति हुई है। पहले बजट के लिए हम लोग 1 साल सोचते थे, 2 साल, 3 साल, 5 साल सोचते थे। इस बजट अगले 25 साल देश को कहाँ ले जाएंगे हम, उसका एक रोड मैप है। इसलिए बहुत दूर तक सोच करके बजट बनाया गया है। इसलिए लोगों को नज़र में नहीं आ रहा है कि बजट क्या है। ये बजट समावेशी है और महामारी से निकाल करके अर्थनीति को पटरी में लाना और साथ साथ गति देना, दोनों काम इसमें हुआ है। मुझे लगता है आगे भी होगा और ये पूरा हताशा कट जाएगा और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। हमारे विपक्ष के मित्रों काफ़ी चर्चा कर रहे थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि लोग बीमार हो जाने के बाद मुंह का स्वाद, टेस्ट चला जाता है ना, पिछले 2 साल की जो बीमारी, उसके कारण समाज का और लोगों का वही हाल हुआ है। चाहे अच्छा चीज़ दीजिए, चाहे बुरा चीज़ दीजिए, लोगों को टेस्ट लगता है नहीं, मुंह में सब खराब ही लगता है। तो ये सब कटने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसका इंतजार भी करना पड़ेगा। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, जल, सड़क, विमान, रेल और गण परिवहन, सबको इस 7 क्षेत्र में गति आएगा। 2000 किलोमीटर रेल लाइन को आधुनिक टेक्नोलॉजी से और एक्सीडेंट रहित बनाने के लिए नया प्रयुक्ति और नया देशीय तकनीक से उसका उन्नयन होगा। अभी हमारे प्रदेश में जलपाईगुड़ी में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, बहुत लोगों का जाने गई, नुकसान भी हुआ लाखों का। इससे बचने के लिए ये नया देशीय जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका भी प्रयोग शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो चीज़ें घोषणा हुई, आगे 2-3 साल तो उसका आगे भी लाभ मिलेगा। माननीय अटल जी ने देश को महासड़कों द्वारा जोड़ा था। एक देश श्रेष्ठ, एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा देश को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उसी में प्रधानमंत्री गति शक्ति के द्वारा देश को और अर्थनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। भारतमाला और सागरमाला का नाम हमने सुना था, उसका लाभ देश को मिल रहा है। इस बार पर्वतमाला की नई योजना आई है, जिससे देश से दूर दूर प्रदेश में, दूर दूर क्षेत्र में जो गांव में, अभी माननीय फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे थे, जैसा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर हमारे बंगाल के दार्जिलिंग तक, ऐसे कई गांव हैं, सैकड़ों गांव दूर दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं। लोगों को शहर से या तो बाजार से जाने के लिए घंटों चल के जाना पड़ता है, उससे लोगों को निजात मिलेगा। और ये पर्वतमाला की जो योजना है, आधुनिक तकनीक से लोगों को जोड़ने का, आने जाने का, इसका भी लाभ मिलेगा। 75 साल के बाद इन लोगों को विकास की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार नए नए योजनाओं में, और ये जो नई चिंता योजना आई है, इसको समय लगेगा थोड़ा। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, वहाँ सरकार है, वहाँ सरकार का एक ही काम है, एक ही अभी समस्या है बंगाल में, एक ही है, गवर्नर हटाओ।
लगता है गवर्नर हट जाएंगे तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। पिछले 4-5 दिन पहले माननीय गडकरी जी ने एक नई घोषणा की, बंगाल के साथ जुड़े हुए और बंगाल के हाईवे के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया का उन्होंने घोषणा किया। अगले 2-3 साल में इसका ये योजना फलप्रसू होगा, लेकिन उसके लिए जो जमीन चाहिए हाईवे के लिए वो राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। खाली हाईवे के लिए नहीं है, बागडोगरा एयरपोर्ट आज सिलीगुड़ी में, उसके लिए 600 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है, केंद्र से दिया हुआ है। अभी तो उसका जमीन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है और उसकी कैपेसिटी से 4 गुना बोझ उसको उठाना पड़ रहा है। और भी नया विमान सेवा जो शुरू होने वाला वहाँ से वो भी संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जगह की कमी है। एयरपोर्ट वो डिफेंस का है, इसलिए उसकी समाधान नहीं हो रही है। फैक्ट्री के लिए ज़मीन नहीं है, हाईवे के लिए नहीं है, रेलवे के लिए नहीं है, एयरपोर्ट के लिए नहीं है, तो फिर विकास कहाँ से होगा, नौकरी चाकरी कहाँ से होगा, लोगों के पास काम से कहाँ आएगा। राज्य सरकार इसमें लाचार है, इसलिए वहाँ के लोग इससे वंचित रह रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसे हमारे बंगाल में एक परंपरा बनी थी, केंद्र सरकार की बजट के पहले दिन वहाँ बजट आता था। अभी इस साल बजट आएगा, कब आएगा, आएगा नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं है। अधिवेशन कब होगा किसी को मालूम नहीं है। वहाँ बजट नहीं होगा, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रवास में गए हैं, वहाँ घूमने गए हैं और बंगाल के लोग 2 रुपया चावल जो मोदी जी भेजते हैं, 3 रुपया गेहूँ, उससे गुजारा कर रहे हैं। लोगों का इनकम क्या है, मनरेगा, गरीब लोग 100 दिन का काम मिलता है और सबसे ज़्यादा पैसा उसके लिए बंगाल सरकार को मिलता है, उससे गरीब लोगों का गुजारा होता है। केंद्र का पैसा हुआ भेजा हुआ चावल दाल गेहूं, और पिछले 2 साल से वहाँ लगभग 80% लोगों को इस प्रकार फ्री में राशन मिला है, उससे लोग जिंदा रहे। गरीब लोगों का काम बोलने से मनरेगा, गरीब लोगों का गुजारा के लिए केंद्र सरकार का दिया हुआ ये जो अन्न जनधन योजना में, अन्न योजना में जो चावल दाल, उससे गुजारा हो रही है। लोगों को अगर नौकरी चाकरी पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए हमारे नौजवानों को बेंगलुरु या तो हैदराबाद जाना पड़ता है, और दवाई के लिए चेन्नई मुंबई जाना पड़ता है, और कमाई के लिए गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक दिल्ली उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। और वहाँ की फैशन क्या है, वहाँ की सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करती खुलेआम रास्ता में करता है, पंडाल लगाकर रास्ते में होता है, कोई हॉल में नहीं होता है, और वहाँ होता है। और वहाँ से पीएम को, एचएम को, गवर्नर को गाली देना एक फैशन सा बन गया उधर। और वहाँ की जो पार्टी है सरकार में है, उनके नेता, उनके गुंडे विपक्ष को विशेष करके हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पेड़ में टांग देते हैं। उनका मनोरंजन का माध्यम है ये। आप देश भर में दीपावली मनाते हैं, उसमें बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आवाज होता है। ये साल में एक बार, हमारे वहाँ तो हर महीना होता है। अभी 4 दिन पहले हाली शहर उत्तर 24 परगना में एक बम ब्लास्ट हुआ है, गंगा किनारे में था, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, झाड़ी में बॉल लाने गए तो बम फटा वहाँ, और एक बच्चा वहीं मरा, 2 का शरीर चित्रा बितरा हो गया, गंगा में चला गया, अभी उसका ढोके मिला भी नहीं। ये स्थिति है। ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ बम बंदूक की कारखाना नहीं मिलती है, बम ब्लास्ट नहीं होती। पूरा देश के गैंगस्टर और एंटी सोशल जाकर वहीं पनाह लेते हैं, और बांग्लादेश के टेररिस्ट आकर के बंगाल में शेल्टर लेते हैं। पूरा देश में कोई बम बंदूक की आवाज़ नहीं, कोई आरडीएक्स और माइंस की आवाज़ नहीं है, लेकिन बंगाल में हर जिला में इस प्रकार आवाज़ आ रहा है और लोग डरे डरे वहाँ जिंदा और जीवन बिता रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। हमारे ये जो बंगाल के किसान सम्मान निधि, देश के लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा लोग, गरीब किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं 2 साल से, और अभी हमारे वहाँ लगभग 72 लाख किसान इससे हकदार हैं। और पिछले चुनाव हुआ मई में, उसके बाद लगा मुख्यमंत्री को लगना चाहिए तो बंगाल के किसानों को ये सब देने की अनुमति उन्होंने दी, लेकिन फिर भी ये 72 लोगों में से केवल 27 लाख लोग गरीब किसान को मिल रहा है, बाकी लोगों को वंचित रखा गया है। उनका नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर, उनका अकाउंट नंबर भेजना चाहिए राज्य सरकार को, उतना भी नहीं भेज रहे हैं। इसलिए वहाँ की मोदी जी का दिया हुआ जो 6,000 रुपया हर साल किसान सम्मान निधि, बंगाल के किसान उससे वंचित रह गए हैं। और उसके साथ साथ जो दवाई का आजकल ट्रीटमेंट का कितना खर्चा सब जानते हैं। बंगाल की जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी खास्ता हालत है, वहाँ के डॉक्टर अभी हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ के नर्सेस हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, और वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर वो भी हड़ताल में बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल बंद हो जाता है, लोगों को चेन्नई जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत की जो योजना दी है, बंगाल के लोगों को उससे वंचित रखा गया है। वहाँ करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिलने वाला था, लेकिन वहाँ की सरकार की
इस प्रकार नीति है कि बंगाल के लोगों को हर चीज से वंचित रखा जाए और केंद्र सरकार का केवल आलोचना किया जाए, इससे लोग भी वंचित हो रहे हैं। यहाँ हमारे अभी साल में बहुत बड़ा तूफान आया, दो बार आया, पिछले साल आया, हर साल लगभग आता है बंगाल में, अभी उड़ीसा जैसा। उसमें धान की फसल बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खराब हो गया, सब्जी पूरा खराब हो गया। अभी सब्जी बहुत कीमती है वहाँ, और साथ साथ आलू जो खेती होता है 7-8 जिलों में हमारे बंगाल में काफ़ी बड़ी मात्रा में आलू की उपज होती है, वो भी खराब हो गया। एक बार बोए लोग बीज, खराब हो गया, दूसरा बार भी खराब हो गया, कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन वहाँ के किसान को मदद करने के लिए वहाँ की सरकार तैयार नहीं है। किसान रोते रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, जो भी था वो उसमें खर्चा कर दिया, अब खाने के लिए उनके पास नहीं है, और अगले खेती क्या करेंगे उसके लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। इस प्रकार भयंकर परिस्थिति में वहाँ की लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उसका विरोध करने से आपको जेल में ठूसा जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। चुनाव के बाद लगभग 60 लोगों की हत्या हुई है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। अभी लगभग 42,000 फॉल्स केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रही है। हम केसेस लड़ रहे हैं, हजारों लोग घर से बाहर हैं, भागे हुए पुलिस के डर से, हजारों लोग जेल में हैं। अभी वहाँ लोकल बॉडी चुनाव हो रहा है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, 4 कॉर्पोरेशन का, 108 म्यूनिसिपैलिटी का घोषणा हुई है। इसी का फायदा उठा करके पुलिस ने अपने कार्यकर्ताओं का केस दे करके घर से बाहर कर रहा है कि वो चुनाव ना लड़ पाए। आज की खबर है, वहाँ नॉमिनेशन रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, पुलिस खड़ा है वहाँ, डंडा चला रहा है, उनके गुंडा घिरे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र वहाँ केवल मात्र चर्चा का विषय है, सेमिनार का विषय है, वास्तव में लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र अधिकार मांगते हैं यहाँ आकर के कि लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, वहाँ विरोधी का कोई लोकतंत्र नहीं है। गवर्नर को गाली देना एक फैशन है, जहाँ लोकतंत्र का वो संविधान का प्रतिनिधि वहाँ गवर्नर है, उनको उनका व्यक्तिगत नाम से उनको काला झंडा दिखाना, उनका गाड़ी रोकना, उन पर गलत शब्द प्रयोग करना, मुख्यमंत्री से लेकर सारे नेता बोलते हैं। ये गणतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, बहुत बड़ा एक धोखा है, गणतंत्र का अपमान है। इसका मैं विरोध करता हूं, और माननीय अध्यक्ष जी मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। इस बजट को समर्थन करता हूं, सारे महाप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं इस बजट को पारित करने के लिए सहमति से बजट हो पारित हो कि आगे चल के खुशहाली हमारे देश में आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कादिर आनंद जी।